संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चंस को हल करने से पहले कुछ शब्दार्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करिएगा अपनी कॉपी में, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। पहला शब्द है यहाँ पे अस्थि। तो अस्थि का मतलब क्या होता है, और नास्ति का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं है। ये शब्द आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे या फिर उनके विकल्पों में भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा शब्द है यहाँ पे किम। किम का अर्थ क्या हो जाएगा, क्यों या फिर क्या। यदा, यदा का मतलब होता है जब, और कदा का मतलब हो जाएगा कब। और यदि लिखा हुआ ऑप्शन में तो आप यदि का मतलब तो समझ ही जाएंगे कि यदि ही होता है। अधोलिखित लिखा होता है, अधोलिखित विकल्पेषु कह विकल्पे समीचीनम असमीचीनम, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अधोलिखित का मतलब होता है नीचे दिए गए या नीचे लिखे हुए। समीचीनम का मतलब होता है उपयुक्त हो या फिर प्रचलित हो। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से या अधोलिखितेषु कह विधि समीचीनः अस्ति या समीचीनम अस्ति। तो आपको ध्यान रखना है, समीचीन का मतलब होगा उपयुक्त है, और असमीचीन का मतलब होगा जो उपयुक्त ना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जो प्रचलित हो वो समीचीन और जो प्रचलित ना हो वो असमीचीन। चा का मतलब होता है और, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत शिक्षणे आगमन विधि उद्देश्य अस्ति। तो आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य ना लिख करके वहां पे प्रयोजन लिख करके आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर्धित का मतलब होता है बढ़ाने के लिए। अनावश्यकम, आवश्यकम तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या आवश्यक है, और अनावश्यक का मतलब जो आवश्यक ना हो। बोधपट्टनाम का मतलब होता है फ्लैश कार्ड। ये आपने पढ़ा होगा श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत। आपको 1 से 100 तक गिनतियां याद कर लेनी है, बट गिनतियों का रोल है, बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि अधोलिखित मतलब होता है नीचे दिए गए, उसी तरीके से अधस्तनेश का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। परिप्रेक्षा का मतलब क्या है, परिप्रेक्षा का मतलब हो गया कि प्रश्न पूछने हेतु आधारित अधिगम। कस्य का मतलब हो जाएगा किसका, और एकस्मिन का मतलब हो जाएगा एक बार, और अवसरः लिखा है तो मतलब अवसर देना। कुछ आसान सी चीजें हैं, आपको लग रही होंगी कि बहुत आसान है। श्रुत लेख का मतलब होता है सुन करके लिखना, अर्थात इमला। और अगर ऑप्शन में लिखा हो प्रतिपुष्टि, तो प्रतिपुष्टि का मतलब हो जाएगा फीडबैक। जैसे आप आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो बच्चों की जो प्रगति का स्तर आप जानते हैं उसके बारे में आप उनको फीडबैक देते हैं। तो संस्कृत में उसको क्या कहेंगे, प्रतिपुष्टि कहेंगे। अभिव्याक कक्षाया को क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये नया शब्द होगा आपके लिए। ये भी 2 नए शब्द हैं, इनका प्रयोग किया गया है 2019 की परीक्षा में। जैसे आगमन विधि को वहां पे ऑप्शन में आपको आरोहात्मक विधि लिखा हुआ मिल सकता है, और निगमन को अवरोहात्मक विधि लिखा हुआ मिल सकता है। अंतरावैयक्तिक का मतलब क्या होता है, अगर आपने बाल विकास में हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा है तो उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसी में एक है इंट्रापर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इंट्रापर्सन और यहाँ पे 8 प्रकार की जो बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने, उसी में से यहाँ पे एक बार प्रश्न पूछा गया है। अंतरावैयक्तिक मतलब स्वयं से विचार विमर्श, जब आप अपने आप से विचार विमर्श करें, और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होता है अंतरवैयक्तिक प्रज्ञा, यानी परस्पर विचार विमर्श करना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग जब विचार विमर्श करें तो वहां पे हो जाएगा अंतरवैयक्तिक प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि से, ये भी ध्यान रखिएगा। संस्कृत में या हिंदी में भी इसका प्रयोग किया गया है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि से। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको गिनतियां पढ़नी है, इसके अलावा समुचित अगर पूछ रहा है तो समुचित का मतलब हो सकता है उपयुक्त या फिर सही क्रम। समुपयुक्त का मतलब उपयुक्त हो सकता है या उपयुक्त। कई बार प्रश्नों में ऐसे लिखा होता है कि समुपयुक्तम, तो उसका मतलब यही होगा कि उपयुक्त विकल्प कौन सा है, या उत्तर में उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। बाकी आप ये देख करके समझ पा रहे होंगे। उचिता का मतलब उचित, कतमा का मतलब कौन सी, सूचित का मतलब है सूचना, सूचित करना। स्वकक्षाया का मतलब है अपनी कक्षा। किम का मतलब हो जाएगा क्या, कौन। अंतरावैयक्तिक आपको समझ में ना आया हो, एक बार फिर से समझ लीजिए। अंतरावैयक्तिक यहाँ पे स्वयं से विचार विमर्श करना, आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और अंतरवैयक्तिक प्रज्ञा का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोग या फिर परस्पर विचार विमर्श करें। आदव एक शब्द है, ये नया आपको लग रहा होगा। आदव का मतलब होता है पहले, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी संप्रेषणात्मक, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है, संप्रेषणात्मक का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। नैसर्गिक ध्यान रखिएगा, इसका बहुत रोल होगा आपकी परीक्षा में। 1 नंबर का प्रश्न आता है कि कैसा वातावरण होना चाहिए कक्षा का, तो नैसर्गिक वातावरण यानी प्राकृतिक, प्रकृति से जुड़ा
होना चाहिए। अब टिप्स आपके लिए यहाँ पे कुछ है, जब भी आपके सामने प्रश्न आए किसी भी शिक्षण का, मतलब चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी भाषा हो, या फिर आप बाल विकास के ही प्रश्न हल कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि बाल विकास या हिंदी के प्रश्नों को ही संस्कृत में ट्रांसलेट करके आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ डरना नहीं है, कुछ नया आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो आपने पढ़ा है वही पूछा जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। प्रश्न का उत्तर देते समय आप क्या करेंगे, ये मान करके चलिएगा कि आप अध्यापक हैं और बालक यानी बच्चे के हित में, विद्यार्थी के हित में उत्तर चुनिएगा। जो 4 ऑप्शन होंगे, देखिएगा किसमें बच्चे का हित हो रहा हो, बच्चे का नुकसान ना हो रहा हो। आपने पढ़ा होगा बाल विकास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक क्या है, सुविधादाता, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर का काम करता है। अर्थात शिक्षक को बालकों की रुचि, आवश्यकता को ध्यान में रख करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। किसी भी कीमत पे बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। प्राथमिक स्तर के जब आप प्रश्नों को हल कर रहे हो, चाहे वो संस्कृत हो या फिर कोई भी भाषा हो या कोई भी प्रश्न हो, तो ध्यान रखिएगा बच्चा लगभग 5 से 12 साल का होगा, उस स्तर को आप ध्यान में रख करके उचित विकल्प को चुनाव करिएगा। कई बार आपके सामने ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिनके चारों विकल्प आपको सही लगेंगे, फिर आपको देखना होगा कि उन चारों में कोई ऐसा विकल्प तो नहीं है जो व्यापक अर्थ दर्शा रहा हो, जिसमें चारों बातें कही जा रही हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पहले ऑप्शन में लिख दिया विज्ञान, दूसरे में लिख दिया सामाजिक विज्ञान, तीसरे में लिख दिया पर्यावरण, चौथा एक ऑप्शन है इसमें तीनों लिखे हुए हैं। ऐसा पर्यावरण में होता है, ऐसा संस्कृत में भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो व्यापक वाला हो वो सही होगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा जो बड़ा विकल्प होगा 80% 90% तक चांसेस रहते हैं कि वही उसका उत्तर हो। टिप्स बताएंगे कि कैसे आप सही उत्तर लगाएंगे। जब प्रश्न सकारात्मक हो तो आपको देखने को मिलेगा 100% जरूरी नहीं कि जो शब्द हम आपको बता रहे मिले ही, बट ज्यादातर प्रश्नों में आपको मिलेंगे। 15 ही तो प्रश्न आपको हल करने हैं, और अगर इसमें से आपके 7-8 भी हल हो जाते हैं इस ट्रिक से तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, जिनको लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक शब्द मिलता है देखने को, परस्पर विचार विमर्श। मतलब बच्चे जो है आपस में डिस्कशन, विचार विमर्श के द्वारा सीखते हैं। दूसरा यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रमें अवसरा, मतलब विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों को अवसर दिया जाए। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो परस्पर बातचीत करके, संवाद के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वर्णमाला या कुछ ऐसा पढ़ा रहे हो तो उसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ाएं, ये बेहतर होगा। ठीक है, स्वपठानुगणम, विविध गतिविधियां, मतलब बच्चों को विविध गतिविधियों में शामिल किया जाए। बच्चों की यहाँ पे कहा जा रहा है विद्यार्थिनाम रुचिरनुगुणम, मतलब विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार कक्षा में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। पाठ का रुचिवर्धन हो, ऐसा आप कुछ करें क्लास में। स्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्राण अवसरम ददाति, मतलब बच्चों को अपनी अनुभूति प्रकट करने के लिए अवसर दिया जाए। अब क्वेश्चन कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, आपको ये कीवर्ड देखने हैं, कैसे ये कीवर्ड काम करेंगे अभी हम आपको क्वेश्चंस हल कराएंगे। जैसे आपसे पूछता है कि शब्दों का अर्थ बताना है, आप कैसे बताएंगे। कोई बच्चा शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहा है तो कैसे बताएंगे, तो उसका आप विभिन्न शब्दों में आप प्रयोग करके समझाएं। जो भी चीजें होंगी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों से अगर आपसे पूछा जाता है कि अभिव्यक्त करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, तो अपनी अभिव्यक्ति, स्वयं अभिव्यक्ति, ये प्राथमिकता देना है आपको। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछता है कि कथा कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो संस्कृति का विकास करना, संस्कृति से जुड़े चीजों को जानना कि पहले हमारी संस्कृति में क्या क्या चीजें थी, किनको हम इग्नोर कर रहे हैं और क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कविता प्रयोजन से, मतलब प्रयोजन का मतलब हमने आपको इसीलिए बताया था, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है आनंद की अनुभूति के लिए। अब कविता अगर कोई लिख रहा है तो इसका सृजनात्मकता से भी संबंध हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आनंद की बात कही जा रही है या फिर सृजनात्मकता की। अगर दोनों कही जा रही है तो क्वेश्चंस के अर्थ को निकालने का प्रयास करिएगा कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। कंडीशन में अगर ये दे रहा है कि कोई कविता लिख रहा है तो वहां पे सृजनात्मकता हो जाएगा, और कोई कविता अगर सुन रहा है तो वो हो जाएगा आनंद। सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, आनंद आए ताकि। पढ़ते समय मतलब अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इनमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, यहां से प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया है,
और ये आपने हिंदी पेडागोजी में भी आपने पढ़ा होगा कि पढ़ते समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी निकाल पा रहे हो। छात्रों को आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है। पाठ की रुचि बढ़ाने के लिए भी आपको ध्यान रखना है, बच्चों की रुचि हो ऐसे पाठों को सम्मिलित करना। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। परस्पर संवाद, वैविध्यपूर्ण, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर आपको दिलाएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के ऑप्शन में आपको वैविध्यपूर्ण शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट रही थी, उत्कृष्ट लेखनम। उत्कृष्ट लेखन के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे भी जरूरी होगी कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति करें, जो भी लिखे वो अपने शब्दों में लिखे, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वातावरण कैसा होना चाहिए, तो आपने हिंदी में भी पढ़ा है कि प्रिंट समृद्ध वातावरण होगा, ताकि बच्चे क्लास में बैठे तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। प्रिंट समृद्ध का मतलब क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, दीवालों पे छपा दिया जाता है, प्रिंटेड सामग्री बना दी जाती है, या फिर आपने देखा होगा वर्तमान युग में तो डिजिटल युग है, तो डिजिटल बोर्ड का भी प्रयोग किया जा रहा है। दीवालों पे पहाड़े, गिनतियां, ये सब लिखा दिया जाता है, तो ये होता है प्रिंट समृद्ध वातावरण। बच्चों को मुक्त वातावरण मिले, शोर शराबा ना हो, आसपास कोई प्रदूषण वाले कोई अगर कारखाने लगे हैं तो वो डिस्टर्ब करेंगे। एक प्रश्न आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि सूक्ष्म पेशी कौशल कौन सा है। उसी प्रश्न को एक बार 2014 या 15 में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है लेखनम क्या है, ये सूक्ष्म पेशी कौशल है। एक प्रश्न ने लिया है, पुस्तक की पद्धति की बात करी जा रही है, मतलब जो पुस्तक बनी हुई है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है। आप समझिएगा, इसको अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे अर्थ आपको निकालना है। बहुत आसान है, अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। अपने अंदर का बस डर निकाल दीजिए कि हमें संस्कृत नहीं आती। प्रथम कक्षाया का मतलब हो जाएगा पहली कक्षा में। भाषा पुस्तक मतलब भाषा की पुस्तक। आदव का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, आदव का अर्थ होता है पहले, अर्थात पहली कक्षा में भाषा की पुस्तक में पहले क्या दिया हुआ है, वर्णमाला दिया हुआ है, छोटा आ से ज्ञा तक या जो भी वर्णमाला। इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश के हिसाब से, हिंदी की है तो हिंदी के हिसाब से। फिर क्या है, 2 अक्षर शब्दा, फिर तथा मतलब उसके बाद, 2 अक्षर शब्दा मतलब 2 अक्षर वाले शब्द दिए हैं। उसके बाद अनंतरम मतलब फिर उसके बाद, त्रिअक्षर शब्दा मतलब 3 अक्षर वाले शब्द दिए हैं। अनंतरम मतलब उसके बाद, चा कथा कविता, फिर उसके बाद क्या है, कविता और कथा दी हुई है। तो ये जो पुस्तक की पद्धति है ये किसका अनुसरण कर रही है, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, तो हमने सोचा हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो जाए इसी पैटर्न पे। आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं, बिल्कुल साफ, चारों दिख रहे होंगे। अब आपको बताना है कि किस पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया है। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, या फिर यहाँ पे डिसिप्लिनरी की बात कही जा रही है, या फिर करिकुलम अप्रोच। तो किसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, समझिए इसको। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वगामी पद्धति और अधोगामी पद्धति क्या होता है। तो ऊर्ध्वगामी पद्धति वो होती है, बॉटम अप अप्रोच वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। मतलब पहले हम छोटी छोटी चीजों बताते हैं, अपनी समस्या का समाधान छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करते हैं और फिर बड़ी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर आप कोई कंपनी है तो आपने देखा होगा ये मेन उसका मैनेजर है, ठीक, फिर उसके अंडर में 2-3 सुपरवाइजर है, फिर उसके अंडर में ये वर्कर है, फिर इसके अंडर में 10-10, 5-5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधोगामी, क्योंकि यहाँ पे सीनियर बैठा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले क्या है, पहले बच्चे को अक्षर पढ़ाया जा रहे हैं आ से ज्ञा तक, फिर 2 अक्षर वाले पढ़ाए जा रहे हैं, कल, घर, चल, पल, फिर क्या है 3 अक्षर वाले, कमल, पजल, ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो ये अप्रोच कौन सा होगा, जब हम छोटे से बड़ी की ओर बढ़ते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा। पहले हम छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताते हैं, फिर उससे हायर लेवल की, तो ये अप्रोच होता है बॉटम अप अप्रोच। इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वगामी पद्धति। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रश्न को उसी पेपर में लैंग्वेज 2 में घुमा दिया गया प्रश्न। आइए देखते हैं कैसे घुमाया गया। ये सारा एनालिसिस किया गया है पिछले पेपर्स का, वरना आपको बता ही नहीं पाते कब कैसे क्या प्रश्न पूछा गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप सभी लोग। बहुत उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हमने देखा है कि अगर वीडियो देखने वाले 10,000 लोग होते हैं तो लाइक पता है कितना होता है, 1,000 लाइक होता है। मतलब 10% लोग लाइक करते हैं। आज की ये वीडियो है, इसका भी हम कुछ टारगेट रख रहे हैं। इस वीडियो पे आप सभी लोग मिल करके 10,000 लाइक करना है आपको, ठीक है, 10,000 लाइक करना है। देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग टारगेट पूरा कर। तो यहाँ पे प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्य पुस्तके प्रारंभे कविता कथा च ददाति अनंतरम च अक्षरान्
लेखनम एवं तत् पुस्तकम, मतलब वही है, बस प्रश्न को घुमा दिया गया। वहां पे क्या था, पहले पुस्तक में पहले अक्षर दिए थे, फिर 2 शब्द वाले, फिर 3 शब्द वाले, फिर कविता थी। यहां पे क्या है, प्रारंभ में ही कविता दी गई है, उसके बाद क्या लिखा, कविता कथा च दत्ता, मतलब कविता कथा दी गई है, उसके बाद अक्षर लिखे गए हैं। तो ये कौन सी प्रणाली है, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पे आपने क्या पढ़ा था, यहां पे आपने पढ़ा था कि पहले छोटे से बड़ी की ओर हम बढ़ रहे थे, तो ये हो जाता था ऊर्ध्वगामी यानी बॉटम अप अप्रोच। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अधोगामी यानी टॉप डाउन अप्रोच का यहां पे प्रयोग किया जा रहा है। जब टॉप, ऐसे याद रखिए, टॉप पे है हम, तो टॉप पे हम क्या पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज पढ़ा रहे हैं जो टॉप पे होती है। पहले कविता, फिर उससे छोटी छोटी चीजों को पढ़ा दिया, तो ये हो जाता है टॉप डाउन। क्लियर हुआ आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, दूसरा विकल्प है। ये हमने आपको बता दिया, 1 नंबर पक्का है, पूछा जरूर जाएगा ये। अब यहां पे देखते हैं कुछ निगेटिव वर्ड्स। अगर प्रश्न सकारात्मक है और ऐसे वर्ड का प्रयोग दिया गया है, संस्कृत में भी इसमें ऐसे लिखा होगा, दंडान, है ना, भेदभाव को भी कुछ ट्रांसलेट करके लिखेंगे वो लोग, केवलम, मात्रम, एक मात्रा, सदैवा, तो ये उसका उत्तर नहीं होंगे। अगर संस्कृत में क्वेश्चंस में प्रयोग किए जा रहे हैं तो इसको आपको इग्नोर करना है, मतलब उत्तर वो सही नहीं होगा। याद कराने को में जोर नहीं देना है, दोहराने पे जोर नहीं देना है, रटने पे जोर नहीं देना है, स्मरण पे जोर नहीं देना। डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जा रहा है। बच्चे को हमें लालच नहीं देना है कि एक टॉफी दे रहे हैं हम तभी तुम स्कूल आओ, तभी संस्कृत पढ़ो, ठीक है, 5 रुपए का कोई उपहार दे रहे हैं, तो ये नहीं है। बच्चों पे हमें नियंत्रण नहीं रखना है, उपेक्षा नहीं करनी है, डांटना नहीं है। ज्योतिष आधारित कथन कि भगवान चाहेंगे तो हम पास हो जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो हम नहीं पास होंगे, ऐसा अगर कहीं पे दिख रहा है तो वो विकल्प सही उत्तर नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब प्रश्न सकारात्मक है, और अगर प्रश्न नकारात्मक है तो हो सकता है वही उत्तर हो। आगे क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे। अच्छा, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो अधिगम का ही हिस्सा है, उसको भी आप समझ जाएंगे जब क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके आपके सामने होगा। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, अवहेलना नहीं करनी है, दबाव नहीं डालना है, कुछ कार्य कर रहा है रोकना नहीं है, तुलना नहीं करनी है दूसरे बच्चे से, ठीक है। उसके बैक परफॉर्मेंस से आप तुलना कर सकते हैं, समझिएगा। बच्चा हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, उसके 70 नंबर थे, बच्चे ने फाइनल एग्जाम दिया 80 नंबर थे, यहां पे आप तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये उसी का परफॉर्मेंस है। बट एक बच्चा है राम और एक है श्याम, तो इन दोनों की आपस में तुलना अगर किसी विकल्प में दिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप आकलन कर रहे हैं, उसमें ग्रेड अंक पे ज्यादा जोर नहीं देना है, और अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने पे ज्यादा जोर नहीं देना है। आकलन हम इसलिए नहीं करते कि बच्चे को फेल या पास घोषित करें। कोई राजनीति वाली बात है तो वो उसका उत्तर नहीं होगा। कहीं पे अगर सिर्फ केवल लिखा हुआ है, सिर्फ व्याख्या पर ही बल दिया जा रहा है, तो उसका उत्तर सही नहीं होगा। वर्गीकरण नहीं करना है किसी प्रकार से, और कहीं ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। संस्कृत में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बच्चे को हमें विद्यालय से नहीं भगाना है, शिकायत नहीं करना है, ना ही प्रिंसिपल से, ना ही उसके माता पिता से। सबसे पहले कारण जानना है और उसका उपचार करना है। बच्चा अगर कुछ एक्टिविटी करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो आप उसको इग्नोर मत करिएगा, अनुमति देना पड़ेगा आपको। अगर कहीं पे लिखा हुआ अनुमति ना देना तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। एक प्रश्न पक्का इस टॉपिक से आ ही जाएगा, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार, आपने हिंदी में भी इनको पढ़ा होगा और संस्कृत में भी यहां से प्रश्न आते हैं। 4 कौन कौन से कौशल होते हैं, शुभोपाली आप हिंदी में पढ़ते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देख लीजिएगा यहाँ पे सुनने को क्या कहा जा रहा है, संस्कृत में श्रवणम कहा जा रहा है, बोलने को संभाषणम और वाचनम कहा जा सकता है, पढ़ने को पठनम कहा जाएगा, और लिखने को लेखनम कहा जाएगा। प्रश्न आपसे पूछता है कि प्रथम कौशल कौन सा है, तो आप सिंपल से समझ जाएंगे, पहले नंबर पे ये है, तो ये हो जाएगा प्रथम कौशल। प्रथम कौशल होने के साथ साथ इसको आधार कौशल भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी कौशलों का ये आधार है। जब बच्चा सुनेगा तभी तो पढ़ेगा लिखेगा, तो आधार आपका श्रवण कौशल हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, देखते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया, मतलब बच्चों के मातृभाषा अधिग्रहण में प्रमुखता क्या है, मेन क्या है, मेन का प्रमुख का मतलब क्या है, आधार। तो हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल रट्टू तोता मत बनिएगा कि हमने आपको आधार बताया है तो आधार ही लिखा हुआ मिले प्रश्न में। प्रश्न में प्रमुखता भी लिखा दे सकता है, तो प्रमुखता क्या हो जाएगा, मेन क्या है, प्रमुख क्या है,
भाषा अधिग्रहण में सबसे प्रमुख कौशल हो जाएगा श्रवणेन। बच्चा सुनेगा तभी आगे की चीजों को समझ पाएगा। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर तुरंत इसको कॉपी में नोट करिएगा। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होंगे, सुनना, पढ़ना। उत्पादक कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होंगे, संभाषण और लिखना। संभाषण का मतलब क्या होगा, संभाषण अभिव्यक्त कैसे करते हैं आप, या तो बोल करके करेंगे या तो आप लिख करके करेंगे। तो ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, इन्हीं को उत्पाद कौशल कहते हैं। ग्रहणात्मक का मतलब होता है जैसे आप ग्रहण करें, तो कैसे ग्रहण करेंगे, किसी चीज को आपको ग्रहण करना है भाषा के संदर्भ में, तो या तो आप सुनकर के ग्रहण करेंगे भाव को या तो पढ़ करके करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भाषा के चारों कौशल हैं ये अंतः संबंधित होते हैं। ये क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये क्रम से ही सीखे जाए। कहने का मतलब है सुबोपाली क्रम आपने पढ़ा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इसी क्रम से सीखे। ये हिंदी में भी प्रश्न आता है और संस्कृत में भी आता है। कई सारे लोग इसका आंसर गलत बताते हैं, बट यही सही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक क्रम में ही अर्जित किए जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रवण वाचन कौशल का विकास कैसे होगा, तो अभिनव एवं संवाद से होता है। प्रश्न अगर आपसे पूछा है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो हो जाएगा संकेत भाषा। बाकी हम आपको ये बता ही चुके हैं। ये जो चीजें हमें क्लास में चलानी है वो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप चलानी है। बहुभाषिकता क्या है, तो कक्षा में बहुभाषिकता संसाधन का काम करती है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि भाषा अधिगम में बहुभाषिकता क्या है, तो भाषा अधिगम में जब पूछेगा तो बाधा का काम करेगी। कैसे करेगी ये भी समझिएगा, क्योंकि बच्चा भाषा को सीख रहा है। मान लिया बच्चा संस्कृत भाषा सीख रहा है, संस्कृत भाषा सीख रहा, अधिगम हो रहा है उसका, और वहां पे अन्य भाषाएं हैं संस्कृत के साथ साथ। कोई बच्चा अंग्रेजी में बोल रहा है, कोई बांग्ला में बोल रहा है, कोई पंजाबी में, तो वो बाधा का काम करेगी। ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि बहुभाषिकता क्या है, तो संसाधन, बट भाषा अधिगम के अंतर्गत वो बाधा का काम करेगी। एक बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे सीटेट 2019 की परीक्षा में शायद जुलाई में प्रश्न पूछा गया, श्रवणम पठनम चैव, यानी श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना, ये क्या है। तो सुन करके आप क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं ना, पढ़ करके क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे, ग्रहणात्मक कौशल। फर्स्ट ऑप्शन इसका इस तरीके से सही हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, तो आप बोल करके अभिव्यक्त करते हैं और कैसे करेंगे, लिख करके करेंगे। तो अगली बार ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। आइए दिखाते हैं कैसे पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको हल करा देते हैं। छात्रान उत्कृष्ट लेखनम कुर्त शिक्षकः कुत्र अधिकम ध्यानम स्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम। छात्र जो है उत्कृष्ट लेखन में किसी शिक्षक के द्वारा कुत्र अधिकम मतलब सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखेगा, सबसे ज्यादा किसका महत्व होगा, अभिव्यक्ति का, शब्दाविधि का, हस्ताक्षरम का या फिर व्याकरण का। उत्कृष्ट लेखन में सबसे ज्यादा जो महत्व होगा वो होगा अभिव्यक्ति का, कि बच्चे जो हैं अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है आपको। व्याकरण नहीं होगा यहाँ पे, लेखनम की बात कही जा रही, ग्रामर की बात नहीं कही जा रही, तो अभिव्यक्त होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम, यानी एक पाठ के अंतर्गत पढ़ने के समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा आवश्यक है। शीघ्रता से पढ़ना, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, विराम चिन्ह या फिर पाठस्य अर्थावबोध। शुरुआत में हमने आपको बताया था किसी भी भाषा को आप पढ़ रहे हो तो इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा कि आप उसका अर्थ भी निकाल पाए, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्पाद कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, उत्पाद कौशल में कौन कौन से कौशल आ जाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी भी हमने आपको बताया इस बारे में, फिर से दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्पाद कौशलम कहें या अभिव्यक्ति कौशलम कहें तो हो जाएगा आपका संभाषणम लेखनम चा। क्या हो जाएगा, संभाषणम लेखनम चा। तो इसका आंसर क्या होगा, संभाषणम लेखनम चा या लेखन संभाषण लिखा। भी तो ना आप कॉमन सेंस लगाइए कि इधर से उधर लिख गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप व्याकरणगत रूपम ज्ञानम यानी कविता के व्याकरण के रूप को जाना जाए या फिर कवि विषय ज्ञानम कवि के विषय के बारे में जाना जाए। तो कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति करना। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चॉम्स्की क्या कहते हैं, यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया है, शायद 18 में ही पूछा गया है और ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, बाल विकास में भी पढ़ा होगा। चॉम्स्की का मानना था कि बच्चों में एक
डिवाइस होती है जिसको उन्होंने क्या कहा, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका यह मानना था कि सभी बालकों की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो है ये जन्मजात होती है, मतलब बच्चों में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्म से ही पाई जाती है। क्वेश्चन को हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र केंद्रित कक्षा हो, अर्थात छात्र की आवश्यकताओं रुचियों को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। और छात्र केंद्रित अनुदेशन कैसा होगा, वैयक्तिक अनुदेशन होगा। वैयक्तिक का मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखा जाए। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, देखते हैं। किसी भी भाषा का ज्ञान, इसका मतलब है आप उसका अर्थ भी निकाल पाए, साथ ही साथ भाषा का ज्ञान होने का मतलब है आप ज्ञान का संक्रमण भी कर पाए, यानी ज्ञान का प्रयोग भी कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम ज्ञानात्मक लक्ष्य की बात करें संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना ही ज्ञानात्मक लक्ष्य है। कौशल आपने पढ़ लिए हैं, मतलब बच्चा जो है श्रवण, भाषण, लेखनम इनमें दक्ष हो, ये कौशलात्मक लक्ष्य या कौशलात्मक उद्देश्य होगा। रसात्मक लक्ष्य क्या होगा, तो कविता पठन में लय ताल के साथ आनंद की प्राप्ति हो। तभी हमने आपको क्वेश्चन कराया है जिसमें बताया गया कि कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आनंद की प्राप्ति हो। सृजनात्मक लक्ष्य क्या है, अर्थात सृजनात्मक का ही मतलब आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नया करना। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, अर्थात रचना मुक्त लेखन विविध संदर्भे, यानी विभिन्न संदर्भों में रचना युक्त, कुछ यहाँ पे होगा रचना युक्त, मतलब कुछ नया किया जाए, ऐसे आप समझिएगा। विचारणाम विकसितुम अवसर प्रदान, मतलब नया करने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान किए जाएं। अब बात करते हैं यहाँ पे अभिव्यक्ति प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे आपने हिंदी में भी अलग भी पढ़ा होगा कि सहायक सामग्री में आपकी आ जाती है श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री आ जाती है, ठीक है। संस्कृत शिक्षण से पुरातन विद्या, यानी पुरानी विधि कौन सी है, तो पहले क्या होता था, पाठशाला आधारित विधि। गुरुकुल में क्या होता था, ऋषि मुनि आकर के आपको व्याख्या दे रहे, सुन रहे हैं। आश्रम विधि में भी यही होता था। तो ये कौन सी, आपसे प्रश्न पूछा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी विधि है या प्राचीन विधि है या पुरातन विधि है। तो आपको ध्यान रखना है पाठशाला, गुरुकुल, आश्रम ये पुरातन विधि है। श्रेष्ठ और नवीन विधि कौन सी है, तो इसमें आ जाती है आपकी आगमन निगमन विधि, ये नवीन भी है और श्रेष्ठ विधि भी है। कुछ भाषागत दोष हैं जैसे स्वरलोप। स्वरलोप में क्या होता है, बच्चा विधि को विधि बोलता है, ये स्वरलोप का उदाहरण है। स्वरागम में क्या होता है, स्कूल को स्कूल बोलता है, स्कूल को स्कूल बोलता है। वर्णमाला का दोष क्या है, तो का को कै बोलना, हा को है बोलना, गा को गय बोलना, ये होता है वर्णमाला दोष। स्वर भक्ति दोष में क्या होता है, देवेंद्र को देवेंद्र बोलना, सुरेश को सुरेशा, श्री को श्री, ये होते हैं स्वर भक्ति दोष। इसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, अलग से वीडियो बना देंगे इस पे हम कई सारे एग्जाम्पल के साथ। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि अनुवाद शिक्षण में श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो श्रेष्ठ विधि वही होगी जैसे आप यहाँ पे ये लाइन का अगर आपसे कहा जाए अनुवाद करिए, तो दो भाषाओं का रोल होगा। अनुवाद का मतलब क्या है, संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी में बता रहे हैं। अनुवाद शिक्षणे श्रेष्ठ विधि अस्ति, इसको हमने आपको ट्रांसलेट किया, अनुवाद शिक्षण में श्रेष्ठ विधि है, अस्ति का मतलब है। तो दो भाषाओं का प्रयोग हुआ ना, एक ये भाषा जिस भाषा में हमने आपको ट्रांसलेट किया, तो द्विभाषी विधि बेहतर होती है। अनुवाद प्रकार में कौन सा श्रेष्ठ है, जिसमें तथ्यों आधारित, मतलब तथ्य को आधार मान करके अनुवाद किया जाए। भाषा अधिगम क्या है, तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा विद्यालय में मानक भाषा और द्वितीय भाषा का भी रोल रहता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है, प्रयासजनक होता है। और भाषा अर्जन सहज रूप से होता है। समाज का रोल होता है, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। मातृभाषा का रोल रहता है, प्राथमिक भाषा का यहाँ पे योगदान रहता है। और अनौपचारिक रीति, मतलब अनौपचारिक का मतलब ये है कि इसमें कोई सिलेबस, कोई पाठ्यक्रम फिक्स नहीं होता। भाषा अर्जन आप पढ़ ही चुके हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसा कि चॉम्स्की ने भी कहा कि प्रत्येक बच्चे में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। इससे प्रश्न कैसे पूछा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। चॉम्स्की के बारे में हमने आपको शुरुआत में यहाँ पे बताया था कि इनका क्या कहना था कि सभी बालकों की भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजात होती है। वही चीज को यहाँ पे हमने ट्रांसलेट करके लिखा है कि प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण जन्मजात शक्ति अस्ति, यानी प्रत्येक बालक में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते, यानी पहली भाषा के विकास में साधारणतया मतलब पहली भाषा बच्चे में कैसे होता है, बच्चे में पहली भाषा का विकास
कैसे होता है, किस तरीके से? अधिगमिति मतलब बच्चा सीखता है, या फिर अधिग्रहण करता है, या फिर उसका डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है, या फिर कॉग्निशन होता है, यानी संज्ञान में आती है उसकी भाषा। तो ये उसी से है प्रश्न, अगर आप समझ पा रहे होंगे। बच्चों में भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, इसी चीज को तो हमने आपको बताया है। और प्रश्न देखिए कैसे पूछा गया, तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन किया है आपने, इतना तो आप कर ले जाएंगे ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रथम भाषा विकास की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है, अधिग्रहण होता है, इसका लर्निंग नहीं होता है, अधिग्रहण होता है। दूसरा प्रश्न एक और पूछा गया, भाषा अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीना। आप समीचीना का प्रयोग यहां पे देखिए हो पा रहा होगा। समीचीना का मतलब हमने आपको बताया था कि उपयुक्त हो जो। तो भाषा अधिग्रहण के विषय में का उक्ति मतलब कौन सी युक्ति, समीचीना का मतलब उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है भाषाम अधिग्रहीतुम बालानाम जन्मजाता शक्ति नास्ति, मतलब भाषा अधिग्रहण में बालकों की जन्मजात शक्ति नहीं होती है, तो ये गलत हो गया चौमस्की के हिसाब से। दूसरा है यदा बाला विद्यालयम आगच्छन्ति तदा ते भाषा अधिगम कुर्वन्ति, यदि बालक विद्यालय आते हैं तभी वे भाषा को सीखते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण से जन्मजात शक्ति अस्ति, प्रत्येक बालक में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है, ये बात सही है चौमस्की के अनुसार। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे विभिन्न स्रोत लिखा है तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो पहले बच्चा जो है भाषा, सांकेतिक भाषा जो है ये प्राथमिक रूप माना जाता है। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण से। और अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ ले कि बच्चे की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किस फोल्डर में होता है, तो पोर्टफोलियो है। सेम क्वेश्चन आएगा, आप कर ले जाएंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेट किया जाएगा इसको। तो निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है, बच्चा अगर जैसे विद्यालय में डेली एब्सेंट हो रहा है या लेट से आ रहा है ना, या आप जो गृह कार्य दे रहे हैं नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। तो ऐसा कंडीशन में फ्रेम करके क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले समस्या की पहचान करना है कि बच्चा लेट क्यों आ रहा है या गृह कार्य क्यों नहीं करके आ रहा है, ये चीजें आपको पहचान करना है। पहचान करने को ही हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। और जब हम पहचान कर लेंगे उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, अर्थात समस्या का समाधान करेंगे, उसको हम कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण। जब आप कभी बीमार हुए होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो आपसे पूछता होगा क्या है, कब से दिक्कत है, बुखार है, क्या आपने खाया था, दवाई क्या ली थी, अर्थात पहले वो पहचान करता है। ज्यादा अगर सीरियस मैटर होता है तो टेस्ट लिखता है, पता करता है कि बुखार कौन सा है, मलेरिया वाला है, कोरोना वाला है या फिर डेंगू वाला है। तो पहले पहचान करेगा तभी ना इलाज करेगा। तो पहचान मतलब निदानात्मक, उपचार मतलब समस्या का समाधान करना। ठीक है। बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है, तो ये होता है अभिव्यक्ति के माध्यम से या भाषा प्रयोग के माध्यम से। जितना ज्यादा बच्चों को अवसर मिलेगा उतना ज्यादा बच्चे में भाषा का विकास होगा। कैसे होगा, अभिव्यक्ति के माध्यम से, भाषा प्रयोग, या जितना ज्यादा उनको अवसर मिलेगा। भाषा अधिगम में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, तो चौमस्की का कथन है कि भाषा अधिगम में सबसे ज्यादा महत्व है सामाजिक संवाद का, यानी परस्पर बातचीत का, क्योंकि इनका यह कहना था बच्चे का विकास या अधिगम बिना समाज के नहीं हो सकता। बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिकता क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इससे क्या है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। फर्स्ट ऑप्शन है केवलम मातृभाषा अधिगमा। अब हमने जो आपको ट्रिक बताई है उससे आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पे केवल लिखा है, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। दूसरा विकल्प है मातृभाषा माध्यमेन अधिगमा, यानी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम है। बात तो सही है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, बहुभाषावाद क्या होता है। तीसरा विकल्प है प्रथमम मातृभाषाया अधिगम तदंतरम अधिकानि भाषाणाम योगा, मतलब पहले मातृभाषा का अधिगम हो उसके बाद अधिक भाषाओं का योग हो। तीसरा ऑप्शन है अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम चा मातृभाषा रूपेण अध्ययनम, यानी अनेक भाषा के अंतर्गत विदेशी भाषा और मातृभाषा का भी अध्ययन हो। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन आप क्या देखेंगे, यहाँ पे विदेशी भाषा लिखा है, तो विदेशी भाषा को मातृभाषा में शामिल नहीं करते हैं। पहले मातृभाषा उसके बाद अनेक भाषाओं का योग ही बहुभाषिकता है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना ही बहुभाषिकता है।
1 नंबर पक्का है। इसके बारे में हम आपको 2 प्रश्न शायद करा चुके हैं, 1-2 प्रश्न और कराएंगे, इसको लिख लीजिएगा। हिंदी में भी, बाल विकास में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार होता है। याद कैसे करेंगे? ग्रेफाइट पे आप ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में काला पदार्थ होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। पेंसिल से आप लिखना शुरू करते हैं या फिर ग्राफ पेपर से आप याद कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने संबंधी विकार, पढ़ ले या डिसले। या लक्ष्य वाली ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, मतलब पढ़ने संबंधी समस्या है। इसका एक अलग से वीडियो बना है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। उसमें हमने 25 क्वेश्चन भी कराए, थ्योरी भी कराई है। अप्रेक्सिया क्या है? तो ये होता है आपका तंत्रिका तंत्र, मतलब ये दोनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे को पढ़ने, लिखने तथा बोलने संबंधी समस्या होती है। डिस्कैलकुलिया आप जानते हैं कैलकुलेटर से इसका संबंध है, अर्थात गणना संबंधी समस्या होती है। डिस्पेजिया क्या होता है? डिस्पेजिया होता है गतिक कौशल संबंधी समस्या होता है ये डिस्पेजिया। अफेजिया क्या है? तो ये भाषाघात है या भाषा संबंधी समस्या या विकार कह सकते हैं इसको हम। आगे बढ़ते हैं, इससे देखते हैं कैसे प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। कहा जा रहा है एका पठनगत समस्या अस्ति, तो पढ़ने से संबंधित विकार कौन सा हो जाएगा? पढ़ ले, तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। इंग्लिश में आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लेकिन कुछ कठिन ऑप्शन होते हैं तो क्वेश्चंस के आगे इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है। अब डिस्ग्राफिया भी जान लीजिएगा, तो डिस्ग्राफिया क्या हो जाएगा? ये लिखने संबंधित हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गणितीय विकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न पूछा गया डिसलेक्सिया इति अस्ति, ये भी पूछा गया, तो 1 नंबर पक्का है आपका, संस्कृत में ये भी आएगा। बट ये गलती मत करिएगा कि संस्कृत को सबसे लास्ट में कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, जब 5 मिनट का बचा है समय तब वो संस्कृत कर रहे हैं, ये मत करिएगा। संस्कृत को आपको तीसरे नंबर पे कर लेना, पहले बाल विकास करिए, फिर हिंदी ईवीएस करिए, तब संस्कृत करिए, मैथ को लास्ट में करिए। कम से कम जो सॉलिड नंबर उनको पहले पकड़िए, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार हो जाएगा इसका चौथा विकल्प, पढ़ने से संबंधी विकार, ठीक है।